Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अर्जुन। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। और सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं अर्जुन चौधरी। Key domestic stocks witness losses. Sensex finishes below 65,300 mark. Nifty settles near 19,300 level. Rupee closes at 82 rupees and 74 paise against the US dollar, and Brent crude oil hovers around $76 and 85 cents per barrel. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक गिरावट में रहे। सेंसेक्स 65,300 के स्तर से नीचे आ गया। निफ्टी 19,300 के करीब बंद हुआ। रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपये 74 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर हुआ बंद और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $76.85 प्रति बैरल के करीब था। कि हम भारतीय शेयर बाजार पर नजर डालें, हम स्वागत करना चाहेंगे हमारे आज के आर्थिक विशेषज्ञ पुनीत जैन का। पुनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत मार्केट मंत्र में। धन्यवाद सोनू। और अब लेते हैं आज की सेंसेक्स और निफ्टी की स्टोरी। वैश्विक शेयर बाजारों में मंदी के प्रभाव में प्रमुख घरेलू शेयर सूचकांक आज भारी गिरावट में रहे। सेंसेक्स 65,300 के स्तर से नीचे आ गया और निफ्टी 19,300 के करीब बंद हुआ। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.77% की मंदी से 505 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 65,280 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.85% की गिरावट से 165 अंक कम होकर 19,332 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां भी गिरावट का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.8% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.3% के नुकसान पर बंद हुए। Key domestic stock market indices stumbled today due to an impact from negative global share markets. Sensex at the Bombay Stock Exchange finished below the 65,300 mark. Nifty at the NSE ended near the 19,300 level. Sensex fell by 505 points, 0.77% to finish at 65,280. Nifty also declined by 165 points, 0.85% to end at 19,332. In the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index shed 0.8% and the small-cap index was 0.3% down. In the Sensex pack of 30 companies, shares of 5 firms appreciated while 25 declined. Tata Motors was the top gainer as it climbed 2.9%, followed by Titan, which was 1.3% up. Mahindra and Mahindra rose by 1%. On the other hand, Power Grid declined 2.8%, IndusInd Bank fell 2.3%, and Hindustan Unilever slipped 2.2%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 2 sectors logged gains while 17 sectors logged losses. Auto sector surged 0.3% and consumer durables was up by 0.2%. On the other side, the power and utilities both tumbled 1.6% each. FMCG declined 1.45% and realty fell 1.15%. The overall market breadth was negative as shares of 1,495 companies rose while 1,968 companies declined. A total of 117 shares remained unchanged. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 82 रुपये 74 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक दिन के कारोबार में 102.98 पर था। पुनीत जी, कल ऑल टाइम हाईस पर थे बाजार एंड इनफैक्ट अगर हम पिछले कुछ दिनों में देखें तो आउट परफॉर्म कर रहे थे बाहर के बाजार, वैश्विक
बाजारों में मंदी थी, लेकिन फिर भी भारतीय बाजारों में हम एक अद्भुत तेजी देख रहे थे। ऑल टाइम हाइस पर लगातार वो पहुंच रहे थे। सो आज की जो गिरावट है उसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये हेल्दी करेक्शन है? क्या आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो आउट परफॉर्मेंस हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है वो फिर से रिज्यूम होगी? तो सोनू, आपने सही कहा कि बाजारों में जो हमने पर्टिकुलरली इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो हमने नई ऊंचाइयां, नए रिकॉर्ड्स देखे इस सप्ताह, वो बहुत ही चौंकाने वाले थे। और खास बात ये थी कि पूरे विश्व के बाजारों में हम देख रहे थे काफी बिकवाली थी और सेलिंग थी, लेकिन भारतीय बाजारों में लगातार उस ट्रेंड को डिफाई करते हुए जो इंडियन स्टॉक मार्केट थी वो बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही थी। मुख्य कारण उसका ये था कि पिछले 3 महीनों से, करीब अप्रैल, मई, जून, इन 3 महीने हमने देखा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर बाइंग करी है। अब जो आंकड़े हैं सेबी के, अगर मैं उनको देखता हूं तो नेट बाइंग जो है वो करीब 1 लाख करोड़ रुपए की बाइंग एफआईआई के द्वारा की गई। हालांकि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने भी बाइंग करी, पर उतनी ज्यादा नहीं थी, कम थी, पर एफआईआई की बाइंग बहुत थी भारत में, जबकि एफआईआई की सेलिंग रही बाकी दूसरी मार्केट्स में। तो ये सब चीजें देखते हुए मैं कहूंगा कि भारत की स्टॉक मार्केट्स की उपलब्धियां, जो अचीवमेंट्स हैं, वो काफी है पिछले 3 महीने के लिए। आज का बाजार में यदि आप करेक्शन देखते हैं तो मैं ये कहूंगा कि ये एक हेल्दी करेक्शन है। जैसे आपने कहा, एक कंसोलिडेशन की जरूरत है ताकि थोड़ी वैल्यूएशन वो थोड़ी नीचे आए। हम देख रहे हैं कि जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं वहां भी काफी तेजी रही है, और जरूरी है कि बाजार थोड़ा कंसोलिडेट करे, थोड़ा यहाँ पर मैं कहूंगा करेक्शन हो, तो आगे के लिए बाजार के लिए चलना बेहतर होगा। Puneet, we saw that the correction was because of DII selling. They were the net sellers to the tune of 2,694 crore rupees in the equity market. And another feature in today's trading session was the cash market volumes were much higher, despite, this correction in the market after 8 sessions of gains. Arjun, you are absolutely right. In fact, we have been seeing selling by domestic institutions in the last few days. It is only aggressive buying by FIIs, and particularly when FIIs buy, they buy in very handful of stocks, large caps they buy. So usually that pushes up the index very, very aggressively. So clearly, if the buying by FIIs was driving this market, and domestic institutions have been selling. Today, of course, like you mentioned, FII buying was less. There were about 700 odd crore buying by FIIs, and domestic institutions sold quite heavily. And I think they are booking profits at higher valuations. They want to be cautious going forward, particularly because global stock markets are correcting quite a bit right now, and there have been substantial selling there, and there's a lot of economic concerns. So I think that would be the more dominant factor in India's correction. At least as far as today is concerned. So पुनीत जी, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि स्मॉल कैप और मिड कैप वो भी, उनमें भी हम तेजी देखी है हमने हाल के दिनों में। इनफैक्ट वो भी ऑल टाइम हाईस पर पहुंचे थे कल। सो आपको लगता है कि कुछ वैल्यूएशंस भी, आपने कहा कि कुछ नीचे आनी जरूरी है, क्या कोई बबल क्रिएट होता आपको नजर आ रहा है? क्या वो एक डर शायद डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स के मन में है? बबल का जो थ्रेट है वो कितना अभी पुख्ता लगता है? आपने जो बात कही है ये सभी के सोच में है कि क्या स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस जो हैं वो इकोनॉमी से थोड़ी जुदा हो गई हैं, और ऐसा लगता है कि जो वैल्यूएशंस है वो थोड़ी स्ट्रेच्ड है। पर्टिकुलरली स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में हम देख रहे हैं वहां पर बहुत बाइंग रही है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की। इंस्टीट्यूशंस का बहुत पार्टिसिपेशन नहीं होता स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स में, तो वहां हमने देखा है कि बहुत तेजी रही है स्टॉक्स में, और ऐसा अनुमान है हमारा कि वहां वैल्यूएशन स्ट्रेच्ड है अभी, और इसलिए प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। और जैसा अर्जुन ने भी कहा कि डोमेस्टिक सेलिंग, इंस्टीट्यूशन की सेलिंग और एचएनआई जो हैं, जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, उनकी काफी सेलिंग है मिड कैप स्मॉल कैप्स में। और मैं आपको बताऊंगा कि अभी पिछले सप्ताह 2-3 बड़े म्यूचुअल फंड्स ने अपनी मिड कैप और स्मॉल कैप स्कीम्स में, म्यूचुअल फंड स्कीम्स में पैसा लेना बंद कर दिया उन्होंने, बिकॉज उनको लगता है कि वो डिप्लॉय नहीं कर सकते उसको प्रॉफिटेबली। तो हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूं कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में बबल तो नहीं कहूंगा, लेकिन डेफिनेटली वैल्यूएशन ओवर स्ट्रेच्ड है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर कॉशन की जरूरत है मिड कैप स्मॉल कैप स्टॉक्स में। Puneet, speaking of valuations, how do you see
next week panning out for the stock market? Right now, a commentary is suggesting that there is going to be resistance at the 19,500 level for those call options. Right now, Nifty is at 19,300. There's likely to be greater interest in the put market, which is 18,900 to 19,000 Nifty level. Do you see the Nifty going down by 300 points? And what does this mean for the Sensex if you translate it for next week? So, Arjun, if you really ask me, I think there is a very significant probability that markets will correct further from current levels. Also, next week is going to be quite important because we will see earnings from very important companies like TCS, Tata Consultancy coming in next week, and that will kick off the IT sector earnings. What we have heard from brokerages and research houses is that IT sector stocks are likely to correct because there may be a certain disappointment in IT earnings. Because globally the demand has gone down for IT services a little bit. So I think the next couple of weeks we need to be careful. We should watch for corporate earnings to pan out and then decide which way this market is headed. So I'm totally in agreement with technical analysts who believe that 19,500 will be a big resistance and markets have a higher probability of heading lower in the short term. तो पुनीत जी, अभी तक जो हमने एफपीआई का रवैया देखा है इस मौजूदा वित्त वर्ष में, जो उन्होंने इतनी बाइंग करी है भारतीय बाजार में, जैसे आपने कहा कि भारतीय बाजार में उन्होंने बाइंग की है, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स में सेलिंग भी की है, बाय कॉन्ट्रास्ट, इसका मूल कारण क्या है? भारत में उनको क्या आकर्षण दिख रहे हैं? देखिए सोनू, भारतीय अर्थव्यवस्था को यदि हम कंपेयर करते हैं दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के साथ, तो यही एक सबसे बड़ी ग्रोथ ओरिएंटेड इकोनॉमी है। इस वक्त चाइना में हम जानते हैं कि पोस्ट पेंडेमिक जब रीओपनिंग हुई तो वहां पर ग्रोथ उतनी नहीं थी। वो अनुमान 4 या 5% का लगा रहे हैं, लेकिन हमें लगता है कि वहां पर 1 या 2% की ग्रोथ होगी, जो कमोडिटीज मार्केट हमें बता रही है। यूरोप में डेफिनेटली, जर्मनी में रिसेशन के आंकड़े आए हैं और यूरोप में डेफिनेटली इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही स्लगिश होगी या 0 से भी कम होगी शायद। और अमेरिका में हालांकि इकोनॉमिक ग्रोथ अभी स्ट्रांग रही है, लेकिन वहां भी फियर्स है कि रिसेशन आएगा नेक्स्ट ईयर। तो क्लियरली जो अगर हम बड़ी इकोनॉमीज की बात करें तो भारत एक सबसे ब्राइट स्पॉट है पूरी इकोनॉमीज में। इसके चलते अगर एफआईआई को पैसा लगाना है तो वो मुझे लगता है भारत उनके लिए एक अच्छा बाजार है। हालांकि देखिए, जो करंट वैल्यूएशन है, हाई पी मल्टीपल्स हैं 23 के आसपास, उसमें शायद एफआईआई कंफर्टेबल ना हो, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड शायद 1 या 2 क्वार्टर्स में जब थोड़ी अर्निंग्स बेहतर होंगी, थोड़ी वैल्यूएशन नीचे आएंगी, तो मुझे लगता है कि उनके लिए अट्रैक्टिव बाजार रहेगा। पर जैसा आपने कहा कि अगर हम कंपैरिजन देखें, हालांकि इंडियन मार्केट्स हैव ऑलवेज बीन मोर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन, लेकिन अगर हम कंपैरिजन करते हैं दूसरी बड़े बाजारों से, यूरोप से करते हैं, चाइना से करते हैं, दूसरी एशियन इकोनॉमी से करते हैं, तो मुझे लगता है आज भी भारत जो है सबसे प्रॉमिसिंग मार्केट है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। Puneet, in today's correction, we saw the auto index go up by 2%, up by 303 points, and the PSU banking index went up by 1%. What were the reasons? Do you expect the earnings results to be positive? Is that being factored in behind this bullish phase in this bearish market? So, Arjun, we have seen that in last 2-3 months, when FIIs have put in record amount of money in Indian market, 2 sectors have been the favorites. One is, of course, the financials, the banking sector, and the second was the auto sector. And I think that is largely because financials, of course, we are expecting very good results from financial sector stocks. We are expecting very good numbers from banks, from NBFCs. So I think the growth in this sector is going to remain strong. As far as autos were concerned, there were issues that they had issues in terms of production and supply management. However, the numbers that we have seen, the sales numbers, autos have been doing better than expected. While June wasn't a very exciting month for autos, but I think if you look at the whole year, auto sector will do better because the demand is very strong for 4-wheelers as well as 2-wheelers. So I think FII is also chasing this growth trend, and these 2 sectors, banking, finance, and automobiles, they seem to be the favorite sectors for FIIs right now.
और क्या आपको लगता है इस पूरी जो रोजी पिक्चर है मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पर भारत की, उसकी वजह से जो जैसा आपने कहा कि हम देख रहे हैं कि एफआईआईज भी आकर्षित है भारतीय बाजार की तरफ और लगातार हम न्यू हाईज हिट कर रहे हैं, हालांकि आज डेफिनेटली करेक्शन हुई है। इस पूरे रोजी सिनेरियो में क्या आपको लगता है कि चैलेंजेस उभर सकते हैं आने वाले महीनों में? देखिए सोनू, अगर हम इकोनॉमी के लेवल पे बात करें तो मैं कहूंगा कि भारतीय इकोनॉमी हालांकि बड़े अच्छे फेज में है, लेकिन मुझे लगता है जब ग्लोबल स्लो डाउन होगा, ग्लोबल रिसेशन आएगा इकोनॉमीज में, तो भारत की अर्थव्यवस्था भी अफेक्ट होगी और उसका आप असर देख भी रहे हैं। जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो काफी अफेक्टेड हैं, चाहे वो किसी भी प्रोडक्ट हो, मतलब मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स हो या कमोडिटीज हो, अक्रॉस द बोर्ड हम देख रहे हैं, टेक्सटाइल्स में, दूसरे क्षेत्रों में, ऑटोमोबाइल्स में, हर जगह हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स में गिरावट आई है। तो वो एक डेफिनेटली ड्रैग रहेगा इंडियन मार्केट्स के ऊपर। दूसरा, मुझे लगता है कि जो जिस प्रकार से इंटरेस्ट रेट बढ़े हैं, जिस प्रकार से डिमांड में अफेक्ट होगा इवन डोमेस्टिकली, वहां पर कुछ कमी आएगी ग्रोथ में। तो हम शायद 6.5 या 7% जीडीपी ग्रोथ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि वी विल बी डूइंग अराउंड 5 to 6% इन द करंट ईयर। तो डेफिनेटली स्लो डाउन रहेगा थोड़ा सा कंपेयर टू प्रीवियस ईयर्स और एक्सपोर्ट मार्केट भी अफेक्ट रहेगी। तो ये काफी बड़े चैलेंजेस है इकोनॉमी के लिए। जहां तक शेयर मार्केट की बात करें तो मुझे लगता है कि वहां पर एक कंसोलिडेशन का लंबा फेज रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशंस ऑलरेडी काफी हाई हैं, अर्निंग्स शायद उतना पिकअप नहीं करेंगी। तो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट में अगर पर्सनली आप मुझसे पूछें तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर है, यानी अब से यहां से लेकर दिसंबर तक, वो काफी चैलेंजिंग पीरियड हो सकता है स्टॉक मार्केट्स के लिए, भारत में भी और ग्लोबली भी। Puneet, right now the rupee is trading at 82.74 against the US dollar. With the promotion of the rupee as an acceptable medium of exchange outside of India as well, what we are seeing, including in the Middle East, how do you see the rupee revalue itself against the dollar, which is seeing some recession in terms of being the international reserve currency? So, I think the first issue is that can India become a global currency? Rupee can become a global currency? I think we can, but the road is very long. I don't see it happening in the next 4, 5, 7 years unless India's exports become very robust, our foreign exchange reserves become huge. See, when China talks about China with foreign exchange reserves of more than $3 trillion, even then their currency yuan is not accepted internationally. So we have other challenges, no? So I don't think rupee really is in a place where it can become a viable global currency. But yes, we are on that road. Maybe in 10 years or so, when our economic fundamentals are even stronger, then we could lay a claim to that. However, I think in the short term there are going to be a lot of challenges for currencies, because if the US continues to increase interest rates, which is the current expectation, then dollar index will shoot up. Right now it is about 200 and 203. But if interest rates go higher in USA, then I expect the dollar index to go back up to about 105, 106, which could mean that rupee could depreciate even further. So again, like I said earlier, second half of this current year is going to be quite challenging for stock markets, for currencies, in fact for practically every asset class. We have seen very good growth, very good appreciation in the first half. I think we should take some profits off the table, wait for second half to stabilize, and then maybe think about investing in risk assets again. और एक जो हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का रीसेंट आर्टिकल आया है, उसमें उन्होंने बोला है कि जो इंडियन फर्म्स हैं उनके बेटर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स हैं, हायर प्रॉफिटेबिलिटी है, ज्यादा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन है देन देयर ओवरसीज पेरेंट यूनिट्स। ये उन्होंने मल्टीनेशनल्स के लिए कहा है, और उन्होंने ये भी कहा है कि हर मल्टीनेशनल की एक इंडिया स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, नहीं तो वो एक सबसे ज्यादा प्रॉमिसिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी जो है वर्ल्ड की, उसको मिस कर देंगे। आपको लगता है ऐसे जो एक एनालिसिस आते हैं इतने रेप्यूटेबल सोर्स से, उससे ये जो चाइना +1 में इंडिया भी चमकेगा, द वे इट्स शाइनिंग स्टार इन ग्लोबल इकोनॉमी? बिल्कुल। देखिए, और हमारे सामने है वो, इंडिया ने अभी कुछ 1 वर्ष या 2 वर्ष पहले ही एप्पल फोन्स के प्रोडक्शन शुरू किया भारत में, और यहां से हम आज $10 बिलियन के करीब फोन्स एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिए विद इन जस्ट 2 years।
तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अगर उसको सही एनवायरनमेंट मिले तो वो कितनी फास्ट ग्रो कर सकता है और कितनी फास्ट ग्लोबल स्टेज पे अपनी जगह बना सकता है। तो डेफिनेटली, और इंडिया की क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट बहुत स्ट्रांग है, तो कोई भी ग्लोबल कंपनी जो एमएनसी है, जो एक विश्व के बाजारों में अपना धाक बनाना चाहती है, उसके लिए जरूरी है कि वो भारत में प्रेजेंट हो। हमने देखा है कि एप्पल ने भी इंडिया स्ट्रेटेजी बनाई, यहाँ पर आए और यहाँ पर वो काफी सक्सेसफुल रहे हैं। इसी तरह दुनिया की जो बड़ी कंपनीज हैं उनको आना होगा, और उसी से जो, जैसे अर्जुन ने पहले सवाल पूछा था कि ग्लोबल करेंसी हम बन सकते हैं या नहीं बन सकते, ये सब उसी डायरेक्शन में एफर्ट्स हैं। ये सब चीजें मिलकर शायद हमारी इकोनॉमिक पोजीशन को बहुत अच्छा स्ट्रांग बनाएंगी, जिससे ये गोल अचीव हो सकता है। जी, इस चर्चा को जारी रखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नजर डालने के बाद अन्य एशियाई शेयर बाजारों में भी आज गिरावट का रुख था। जापान के निक्केई सूचकांक और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी दोनों 1.2% के नुकसान पर बंद हुए। हांगकांग के हैंगसेंग में 0.9% की मंदी दर्ज हुई और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.35% गिरकर बंद हुआ। चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.3% का नुकसान दर्ज हुआ। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार में यहां रुख मिला जुला था। ताजा समाचार मिलने तक फ्रांस के कैक और जर्मनी के डैक्स में 0.55% की तेजी थी, लेकिन लंदन के फुटसी में 0.25% का नुकसान चल रहा था। कैसे देखते हैं आप यूरोप की स्थिति को? यूरोप को कुछ समय पहले तक माना जा रहा था कि वहां इन्फ्लेशन की जो सिचुएशन है वो कंट्रोल में नहीं आ रही है और कॉस्ट प्रेशर्स बहुत ज्यादा है। अभी कैसे देखते हैं आप वहां की स्थिति को और वो हमें कैसे अफेक्ट करेगा? देखिए सोनू, जो आपने कहा वो अभी भी उनके लिए लागू होता है, क्योंकि यदि आप यूके को देखें, जर्मनी में तो रिसेशन का डेटा आया है, जो कि यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। इनफैक्ट जर्मन इकोनॉमी के दम पर ही यूरोप की इकोनॉमी चलती है। तो यदि जर्मनी की इकोनॉमी इफेक्ट होगी तो फ्रांस, स्पेन, इटली, जो बड़ी बड़ी दूसरी इकोनॉमीज हैं वो भी अफेक्ट होंगी। तो मुझे लगता है कि यूरोप में जो अभी स्टैगफ्लेशन का एक स्थिति आ गई है, यानी इन्फ्लेशन हाई है और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं है, विच इज वेरी डेंजरस फॉर द इकोनॉमी। और उसके चलते हमने लेकिन देखा कि बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी वहां पर स्टॉक मार्केट्स में तेजी बरकरार रही, यानी एसेट प्राइसेस वहां पर इन्फ्लेटेड है। तो ये सब मिलाकर कोई बहुत अच्छा प्रोग्नोसिस नहीं है यूएस इकोनॉमी, यूरोपियन इकोनॉमी के लिए। मुझे लगता है यूरोप की इकोनॉमी में काफी चैलेंजेस रहेंगे आने वाले टाइम में। उनकी बड़ी इकोनॉमीज जो है, यूके है, जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, ये सब इकोनॉमीज मुझे लगता है काफी डिसअपॉइंट करेंगे हमें इन नेक्स्ट 1 or 2 years. Puneet, just looking at China right now, the yuan is being used as a medium of exchange, a preferred currency in oil transactions by India and Russia. So what type of reserves are we looking for this type of currency, and why have we adopted this? So if you look at yuan, see, China, of course, has a very large trade with Russia right now, and between Russia and China, because of political reasons, they are pushing that currency. See, some countries like India, and I think this has been overplayed in India to some extent, we may have made some payments in yuan, largely because the suppliers would have demanded that. See, when a supplier demands payment in a particular currency, and you don't have to go through the usual banking channels, then you can use other currency. So whether you use the rupee like we used to use in rupee-ruble trade, or you use some other country's currency which is available to us. Secondly, we must remember that the Chinese currency yuan has actually depreciated by 10% against the US dollar in last few weeks. So clearly, it is beneficial for somebody like us who can buy cheaper yuans and then use it for exchanging for commodities. So I think it's a pure economic decision. We should not see it in political color. I don't think it signals that India is willing to accept yuan as an international currency. It is simply convenient and market practice right now, and I'm sure India will not use this as a long-term payment option as far as import of oil is concerned. Let's have a look at the U.S. market. Now, U.S. stocks ended sharply lower yesterday as a prediction that the Fed Reserve will be aggressive in raising U.S. interest rates hiked. Nasdaq Composite and the S&P 500 indices both tumbled 0.8%, and the Dow Jones Industrial Average declined 1.1%. It appears that the U.S. stock market and the Sensex and Nifty are in sync. The U.S. stock market fell, and therefore our stock market also fell. Will this trend continue next week also?
So earlier, in fact, Indian markets have been outperforming the US markets quite significantly in the past 5-6 weeks. But I think that outperformance cannot last beyond a reasonable period. So yes, you're right. I think we are now going to catch up with our US markets. If the US markets move down, I think the Indian markets will also correct. As it is, we have outperformed. We are more expensive than the US markets in PE multiple terms. So I think yes, we will now the performance may be in tandem with the US markets. और आपको लगता है कि अगर यूएस फेडरल रिजर्व और हाइक्स करता है इंटरेस्ट रेट में, जुलाई 26 को उनकी नेक्स्ट मीटिंग है, तो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल भारत का और यूएस का कम होने से एफआईआईज का आउटफ्लो हो सकता है भारतीय बाजार से? बिल्कुल सोनू, देखिए ये काफी बड़ा खतरा है. देखिए भारत में हालांकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अमेरिका ने यदि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करे तो रिजर्व बैंक के ऊपर बहुत बड़ा एक प्रेशर होगा. और सिर्फ एफआईआईज की इशू नहीं होगा आउटफ्लो का, दूसरे भी आउटफ्लोज जो हैं, जो डेट मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, क्योंकि अगर वहां इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं अमेरिका में और इंडिया में नहीं बढ़ते तो हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होगी. अब करेंसी डेप्रिशिएट होने से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो पैसा उस कंट्री से निकालते हैं. तो क्लियरली ये जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है ये एक बहुत बड़ा एक रिस्क फैक्टर है हमारे लिए. हमें नॉर्मल कोर्स में इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाने की जरूरत, लेकिन हो सकता है आरबीआई को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े अंडर प्रेशर फ्रॉम यूएसए. अदरवाइज जैसे आपने कहा एक करेंसी आउटफ्लो का एक काफी बड़ा खतरा है. And what's your brief take on the US economy right now? It appears that the currency is stronger against the rupee and the yuan, yet macroeconomically they appear to be weak. So I think if you look at the inverted yield curve, that is the difference between the 2-year treasury bond yield and the 10-year treasury bond yield, it is the highest in last, I think, 2-3 decades now. So clearly the US numbers are telling us that there will be a recession in USA sooner than later. Right now the economy is quite robust, but I think going forward there is no way that the US Fed can bring down inflation without bringing in at least a short recession. So my take is that US economy will weaken significantly in next 3 to 6 months. And only after that we could probably see some relief in terms of interest rates and growth. Moving on to the oil market, oil prices rose marginally today amid fears of higher US interest rates that could dampen the energy demand. In intraday trade, Brent crude was trading at $76.85 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $72.12 per barrel when reports last came in. Puneet, what's dictating global demand for oil right now, and that is determining prices in return? Because, for instance, we have news that China bought the strategic petroleum reserves from the US. So who is supplying and how prices are being dictated? Briefly. So clearly the demand is not very strong for petroleum products because economies are not doing that well. But Saudi Arabia has been a huge controlling factor in oil supply markets. They've been cutting production, I believe, more than 3 million barrels per day, which is 4% of global oil demand. That has been cut in production, and that is what is maintaining the oil market so far. Right. I don't know how it is going to pan out next, but definitely demand supply is quite tight at present. प्रेशियस मेटल्स पर एक नजर. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त अनुबंध वाले सोने का मूल्य 143 रुपए बढ़कर 58,544 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, लेकिन सितंबर अनुबंध वाली चांदी 29 रुपए की गिरावट से 70,295 रुपए प्रति किलो पर थी. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नजर डालें तो न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $1,923.40 प्रति आउंस पर था, हालांकि चांदी बढ़त दर्ज करती हुई $22.91 प्रति आउंस पर थी. समय हमें इजाजत नहीं दे रहा कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनीत जी, आप शामिल हुए मार्केट मंत्र में और हमारे श्रोताओं को आपने बहुमूल्य जानकारी दी. धन्यवाद सोनू. And before we close, a reminder of the headlines. The key domestic stocks witnessed losses. Sensex finishes below 65,300 mark. Nifty settles near 19,300 level. Rupee closes at 82 rupees and 74 paise against the US dollar. And Brent crude oil hovers around $76.85 per barrel. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.
Market Bhakra.